सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर ना हम एफोरिज्म 3 ऑफ ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन पढ़ने जा रहे हैं। बट ना एफोरिज्म 3 पढ़ने से पहले मैं आपको चाहूँगा कि आप ना ये स्टेटमेंट पढ़ो। अलेक्सिस कैरल, जिनको वास्कुलर सर्जरी के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था, उन्होंने ना एक स्टेटमेंट कही थी कि जो फिजिशियंस होते हैं ना, वो अपनी जो भी साइंटिफिक नॉलेज है उसको इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करते हैं। इनडिस्क्रिमिनेटली का मतलब होता है विदाउट एनी डिफरेंस। मतलब कि एक बीमारी का पता चला, उसके पैथोलॉजिकल सिम्टम्स का पता चला, उसका एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट निकाला। अब चाहे वर्ल्ड में किसी भी पर्सन को बीमारी हो, हम उसको वही वाला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, तो ये बात बोली है अलेक्सिस कैरल ने। द फिजिशियन माइट यूज द एक्सपीडियंट ऑफ इनडिस्क्रिमिनेटली अप्लाइंग देयर साइंटिफिक नॉलेज टू ईच पेशेंट। हर पेशेंट पे वही सेम नॉलेज इनडिस्क्रिमिनेटली अप्लाई कर रहे हैं। बट ये ना उस तरीके से है कि कोई एक सेल्समैन हो जो कि कुछ रेडीमेड कोट बेच रहा हो, ठीक है, और वो अलग अलग साइज के लोगों को सेम ही कोट, एक ही साइज का कोट सबको दे रहा है। तो इसमें वो किस चीज़ की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं? वो ना इंडिविजुअलाइजेशन की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। क्योंकि देखो, सबका साइज अलग होगा, सबका बॉडी का शेप अलग होगा। जैसे एक कोट सबको फिट नहीं हो सकता ना, वैसे ही एक सिमिलर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सबको फिट नहीं हो सकता। तो इसीलिए ना हमें हर एक पर्सन की जो स्पेसिफिक पिक्युलैरिटीज हैं उन पे वर्क करना चाहिए। तो अलेक्सिस कैरल ने इंडिविजुअलाइजेशन के बारे में ये बात कही थी। ठीक है, तो हमें उन कैरेक्टरिस्टिक्स को ग्रैस्प करना है जिससे कि एक ह्यूमन बीइंग एक इंडिविजुअल बनता है। मतलब हमें वो डिफरेंसेस पता करने पड़ेंगे जो जिसकी वजह से ये जो पर्सन है, जो पेशेंट है, वो बाकी लोगों से अलग है। वो पिक्युलैरिटीज़ ढूंढनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो आप याद रखोगे तो आप कहीं पे एग्जाम्पल कोट कर सकते हो। अब आते हैं एफोरिज्म नंबर 3 पे। तो ऑर्गेनॉन का जो एफोरिज्म 3 है ना, इसको बोला जाता है कि ये पूरे ऑर्गेनॉन का ब्लूप्रिंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एफोरिज्म है। मैंने सबके नोट्स बना रखे हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले एक बार देख लेते हैं। तो देखो, एफोरिज्म 3 है, इसको पूरे ऑर्गेनॉन का ब्लूप्रिंट कहा जाता है क्योंकि इसमें ना सारे ही जितने भी ऑर्गेनॉन में बातें दे रखी हैं, सबके बारे में कुछ ना कुछ कमेंट किया हुआ है। तो एक बार पढ़ लेते हैं। इफ द फिजिशियन क्लियरली परसीव्स व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन डिजीज, दैट इज टू से इन एवरी इंडिविजुअल केस ऑफ डिजीज। देखो, हैनेमैन ने जब इसको लिखा तो उन्होंने ना सबसे पहले ही लिख दिया इन एवरी इंडिविजुअल केस। मतलब कि हमें हर एक केस को एकदम नए तरीके से देखना है, एक इंडिविजुअल की तरह देखना है, हर एक केस को अलग तरीके से देखना है। तो यहाँ पे वो इंडिविजुअलाइजेशन की बात कर रहे हैं। और हमें डिजीज को इस तरीके से समझना है कि जो हमारी नॉलेज ऑफ डिजीज हो ना, वो इंडिविजुअलाइज्ड हो। मतलब एक पर्सन के लिए एग्जैक्टली हमें पता हो कि इसको क्या बीमारी है। अब देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें नॉर्मल डायग्नोसिस नहीं पढ़ना। जो हम नॉर्मल डायग्नोसिस पढ़ते हैं ना, वो हम पढ़ते हैं बेसिकली नॉर्मल जो पैथोलॉजिकल साइंस सिम्टम्स पढ़ते हैं, वो डायग्नोसिस करने के लिए पढ़ते हैं कि हमें पता लगे कि एग्जैक्टली बीमारी क्या है। और जो हम इंडिविजुअलाइजेशन करते हैं, वो हम ट्रीटमेंट के लिए पढ़ते हैं कि उसमें कौन सी पिक्युलैरिटीज हैं जिसकी वजह से हमें रेमेडी सेलेक्शन करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिविजुअलाइजेशन। इफ ही क्लियरली परसीव्स व्हाट इज क्योरेटिव इन मेडिसिन। अब देखो, व्हाट इज क्योरेटिव इन मेडिसिन, यहां पे ना ड्रग प्रूविंग की बात कर रहा है। ठीक है, ड्रग प्रूविंग। अभी मैं आपको पूरा एक फ्लो चार्ट बताऊंगा। तो व्हाट इज क्योरेटिव इन मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन क्या क्योर करेगी, ये कैसे पता चलेगा? जब हम उसकी ड्रग प्रूविंग करेंगे तो उसी से हमें पता चलेगा। ठीक है, दैट इज टू से इन ईच इंडिविजुअल मेडिसिन। तो हमें नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर होना चाहिए कि मेडिसिन बॉडी पे कहां पे एक्ट करती है। पहला क्या था? नॉलेज ऑफ डिजीज होना चाहिए। दूसरा क्या है? नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर होना चाहिए। तो ये जो फिजिशियन की जितनी भी नॉलेज है ना, वो सब एफोरिज्म 3 के अंदर दे रखी है कि वो क्या प्री रिक्विजिट्स हैं जो एक फिजिशियन को पता होने चाहिए बिफोर क्योरिंग समवन। And if he knows how to adapt according to clearly defined principle, what is curative in medicines to what he has discovered to be undoubtedly morbid in the patient। इसका मतलब है कि उसके बाद ना उसको अप्लाई करना आना चाहिए, एप्लीकेशन आना चाहिए कि जो उस पर्सन में उसने ढूंढा है कि इसको क्या प्रॉब्लम है, उसमें जो पिक्युलैरिटीज ढूंढी है, उसके हिसाब से उसको कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए। मतलब कि डिजीज का डायग्नोसिस करने के बाद और पिक्युलैरिटीज और इंडिविजुअलाइजेशन करने के बाद हमें मेडिसिन कौन सी देनी है, ये भी फिजिशियन को पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन ऑफ ड्रग नॉलेज टू डिजीज नॉलेज। अभी मैंने ये सबके नोट्स बना रखे हैं, आपको दिखाऊंगा। ठीक है, सो डैट द रिकवरी मस्ट इंस्यू। मतलब कि इस तरीके से मेडिसिन देना है कि उस पर्सन की रिकवरी हो जाए। टू अडेप्ट इज एज वेल इन रिस्पेक्ट टू द सुटेबिलिटी ऑफ द मेडिसिन मोस्ट अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू इट्स मोड ऑफ एक्शन टू द केस बिफोर हिम। चॉइस ऑफ द रेमेडी द मेडिसिन इंडिकेटेड। अब पहले हमने ये देखा कि मेडिसिनल पावर, ड्रग प्रूविंग की नॉलेज होनी चाहिए, फिर हमें अप्लाई करना आना चाहिए ड्रग नॉलेज को डिजीज नॉलेज पे, फिर हमें ना चॉइस ऑफ रेमेडी करना आना चाहिए। जैसे एक ही रेमेडी के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं और बहुत सारी रेमेडीज में सेम सिम्टम्स होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली पेशेंट क्या बोल रहा है, तो उससे हम चॉइस ऑफ द रेमेडी पता कर सकते हैं।
एज ऑल्सो इन रिस्पेक्ट टू द एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन एंड क्वांटिटी ऑफ रिक्वायर्ड। मतलब इसमें ना वो प्रॉपर डोज की बात कर रहे हैं कि कौन सा डोज इस पेशेंट को दिया जाना चाहिए। जैसे एक्यूट केसेस में ज़्यादातर हम लो पोटेंसी से स्टार्ट करते हैं, जबकि अगर कोई क्रॉनिक केस होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटल सिम्टम्स मिलते हैं, तो हम हाई पोटेंसी देना स्टार्ट करते हैं। तो उस तरीके से कह रहा है कि आपको डोज भी पता होना चाहिए और रिपीटिशन का भी पता होना चाहिए। अभी मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर वाइज बताऊंगा कि क्या क्या नॉलेज फिजिशियन को होनी चाहिए। इफ फाइनली ही नोज द ऑब्स्टिकल टू रिकवरी इन ईच केस एंड इज अवेयर हाउ टू रिमूव देम। अब ऑब्स्टिकल्स टू रिकवरी क्या होता है? जैसे किसी पर्सन को अस्थमा है और वो मेडिसिन खा रहा है, बट वो एक ऐसे एरिया में रहता है जहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है या बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन रहता है और रोड साइड रहता है। तो वो पर्सन है, तो मान लो वो पॉल्यूशन से रोज एनकाउंटर हो रहा है उसका, और रोज ही जाके वो डस्ट उसके अंदर जा रहा है, तो उसका अस्थमा ऐसे कहीं ठीक नहीं हो सकता। तो हमें ना वो ऑब्स्टेकल्स टू रिकवरी, जैसे इसमें क्या है, ये मेंटेनिंग कॉज, ये भी पता होना चाहिए। या देन ही अंडरस्टैंड हाउ टू ट्रीट जुडिशियसली एंड रेशनली। तभी वो समझ सकता है कि कैसे एक पेशेंट को ट्रीट करना है जुडिशियसली और रेशनली, और तभी वो एक ट्रू प्रैक्टिशनर है हीलिंग आर्ट का। तो मैंने आपको बुक में से पूरा अच्छे से समझा दिया कि एफोरिज्म 3 क्या बोलता है। नाउ अब देखते हैं कि मैंने नोट्स क्या बना रखे हैं इसके, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि एफोरिज्म 3 को ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑर्गेनॉन कहा जाता है। क्यों? देखो, नॉलेज ऑफ डिजीज के बारे में 72 से 81 एफोरिज्म में बात की गई है। फिर केस टेकिंग के बारे में 82 से 104 एफोरिज्म में बात की गई है। अब देखो, एफोरिज्म 3 के लिए अपेंडिक्स में क्या लिखा हुआ है। जो एफोरिज्म 3 है ना, ये एक एक्सपेंशन है इस सेंटेंस का, जो मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस 1805 में हैनेमैन ने ये ऐसे पब्लिश किया था, जो कि लेसर राइटिंग्स के पेज नंबर 501 पे है। इसका ये वाला सेंटेंस, द नॉलेज ऑफ डिजीज, द नॉलेज ऑफ रेमेडीज एंड द नॉलेज ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट कंस्टिट्यूट द हीलिंग आर्ट, ये एफोरिज्म 3 का प्रीकर्सर माना जाता है। ये सबसे पहले कहाँ आया था? मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस ऐसे में। आपको ये बात अच्छे से याद रखनी है, अपेंडिक्स में लिखी हुई है, पेज नंबर 320 पे देख लेते हैं। सो हेयर इट इज, देखो आप पेज नंबर 320 पे, दिस एफोरिज्म टू एफोरिज्म 3, दिस एफोरिज्म इज एन एक्सपेंशन ऑफ दिस सेंटेंस इन द मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। लेसर राइटिंग्स पेज नंबर 501, द नॉलेज ऑफ डिजीज, द नॉलेज ऑफ रेमेडीज एंड द नॉलेज ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट कंस्टिट्यूट द हीलिंग आर्ट। तो ये एफोरिज्म 3 के बारे में अपेंडिक्स में लिखा हुआ है, ठीक है। अब ना एफोरिज्म 3 जो है ना, ये उसमें भी दे रखा है बहुत अच्छे से, ऑरेली की एक बुक आती है उसके अंदर भी दे रखा है, तो आप उससे भी पढ़ सकते हो। उसके बाद देखते हैं कि देखो, एक्वायरिंग अ नॉलेज ऑफ मेडिसिन, ये 105 से 145 तक में दे रखा है। तो जो पूरी ऑर्गेनॉन का जिस्ट है ना, वो ब्लूप्रिंट, वो एफोरिज्म 3 के अंदर दे रखा है, ठीक है। अभी मैं आपको ना एक फ्लो चार्ट दिखाता हूँ जो मैंने बनाया है, जिससे कि आप समझ सकते हो कि क्या क्या इसमें नॉलेजेस दे रखी हैं। तो आप इस फ्लो चार्ट में देख सकते हो, वैसे ये फ्लो चार्ट लग नहीं रहा, ये अलग सा चार्ट लग रहा है, बट ठीक है। देखो, नॉलेज ऑफ फिजिशियन क्या क्या होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ डिजीज होना चाहिए, नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर होना चाहिए, फिर कैसे अप्लाई करना है, जो ड्रग नॉलेज है उसको डिजीज नॉलेज पे कैसे अप्लाई करना है, फिर रेमेडी की चॉइस कैसे करनी है, प्रॉपर डोज कैसे देना है, नॉलेज ऑफ रिपीटिशन ऑफ डोज होना चाहिए, ठीक है। वो ऑब्स्टेकल क्या हैं जो क्योर में आ रहे हैं, या फिर वो कॉजेज क्या हैं जो डिजीज कॉज कर रहे हैं, ठीक है, या फिर वो उन कॉजेज को रिमूव कैसे करना है। तो ये सारी नॉलेज ना फिजिशियन को होनी चाहिए। और फिर मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि पैथोलॉजिकल सिम्टम्स भी हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट है जितने पिक्यूलियर सिम्टम होते हैं, क्योंकि पैथोलॉजिकल सिम्टम्स क्या करते हैं, वो डिजीज डायग्नोसिस और कॉमन सिम्टम्स को एक्सक्लूड करने में हेल्प करते हैं। जैसे कोई बीमारी है, उसका कॉमन सिम्टम अगर हमें पता रहेगा, तभी तो हम पिक्युलैरिटी ढूंढ पाएंगे। क्योंकि अगर मान लो किसी को पेप्टिक अल्सर है और उसको एब्डोमिनल पेन हो रहा है, तो ये उसका कॉमन सिम्टम है, ये कोई पिक्युलैरिटी नहीं है। बट अगर किसी को यूरिन पास करते हुए हेडेक हो रहा है, तो ये एक पिक्यूलियर थोड़ा सा सिम्टम है। और भी ऐसे बहुत सारी रेमेडीज़ के अंदर पिक्यूलियर सिम्टम दिए रहते हैं। तो हमें ऐसे पिक्यूलियर सिम्टम्स को ढूंढना है, और वो हमें इंडिविजुअलाइजेशन और रेमेडी सिलेक्शन में हेल्प करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट एफोरिज्म नंबर 3। होप आपको समझ आ गया होगा। मैंने अपेंडिक्स भी बता दिया, मैंने आपको शुरुआत में एक स्टेटमेंट भी बताई थी, और ये एफोरिज्म 3 का पूरा इस तरीके से ब्लूप्रिंट बता दिया, ठीक है। और इसको ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनॉन कहा जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एफोरिज्म 4 के साथ।